Hello friends, welcome to Let's Crack UPSC CSE. This is me, Dr. Sidharth Arora, and friends, we are continuing our series Mission-Mussoorie Polity Series for UPSC CSE 2021-22. बहुत सारे लोगों को अभी तक इस सीरीज के एडवांटेजेस समझ में आ गए होंगे। मैंने ये सीरीज इसलिए बनाई है बिकॉज मेरा सिंगल पॉइंट एजेंडा है, सिंगल पॉइंट एजेंडा, एब्सोल्युटली सिंगल पॉइंट एजेंडा। जितना हो सके, जैसे हो सके, मैं तुम्हारी मदद करूं दैट यू रीच मसूरी। दैट इज व्हेन यू अचीव मिशन मसूरी, you will reach the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration लबासना, जहां देश के भविष्य ब्यूरोक्रेट्स के बनाने के लिए लबासना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला। सो सपने देखना, दिखा देना बड़ा आसान होता है। वेरी कॉन्क्रीट प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड टू पास दिस एग्जाम। इट्स अ वेरी टफ एग्जाम, इनफैक्ट बोला जाता है वर्ल्ड की टफेस्ट एग्जाम है। सो इस सीक्वेंस में मैंने बनाई है ये सीरीज विच इज एड्रेसिंग अमंग्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस एग्जाम। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स पिछले कुछ सालों से यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जरूर पूछी जाती है। अब तुम में से ज्यादातर लोग लॉ एस्पिरेंट्स है नहीं, या फिर लॉ स्टूडेंट्स या लॉयर्स है नहीं, तो तुम्हारे लिए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स पढ़ना करीब करीब पीएचडी कर देना होता है, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ यू। और अगर तुम्हें समझ में आ भी जाए तो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होता, बिकॉज 500, 600, 700 पेजेस की जजमेंट होती है। इट विल बी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर यू टू समराइज इट। तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना। तो मैं तुम्हारे लिए ये सीरीज इसलिए लेकर आया हूं ताकि इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में इन जजमेंट्स को तुम्हारे लिए समराइज कर दूं। डिटेल्ड प्रिपरेशन के लिए तुम्हें आना पड़ेगा ऑन द प्लस क्लासेस। चॉइस तुम्हारी है, मेरा काम तुम्हें समझाना है। आज का सीक्वेंस में, इसी सीक्वेंस में हमने 9 जजमेंट्स कर ली है। आज हम 10th जजमेंट करेंगे, दैट इज सेक्शन 377 केस, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है with regards to decriminalization of section 377 IPC। मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। दिस इज माय कोड सिड लाइव। जब भी तुम अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लोगे, मेक श्योर दैट यू यूज द कोड सिड लाइव। तो ये कोड सिड लाइव यूज करते ही तुम्हें इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी पर इमीडिएट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और क्या फायदे होंगे सर? ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म डेली लाइव क्लासेस होती है। लाइव क्लासेस का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, विच इज देयर टू यू हैव टू सी इट टू बिलीव इट। 1-to-1 डिस्कशन होता है, 1-to-1 डाउट सेशन होता है, वहीं पर इमीडिएट जो तुम्हारी प्रॉब्लम होती है सेटल हो जाती है। इट इज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। एक बार उन सबसे पूछो जो लोग मेरी ऑनलाइन क्लासेस पर है, they have become champions in the subject. If you want to take that experience, please make sure that you do this. Structured courses होते हैं, haphazard preparation नहीं होती है, कोई दाएं से पढ़ लो बाएं से पढ़ लो, ऐसे नहीं पास होते my friends. You will fail this exam desperately. Make sure that you do structured preparation plus 2 exam centric preparation, जिसके लिए लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है, प्लस इन सारे के सारे वीडियोस को तुम डाउनलोड कर सकते हो एंड यू कैन वॉच देम जस्ट इन केस यू आर नॉट एबल टू वॉच देम एट द करेक्ट टाइम। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो। जो कुछ मैंने तुम्हें बताया है विल ओनली बी अवेलेबल ऑन द ऐप। प्लस यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल। इनफैक्ट आई वेलकम यू टू ज्वाइन मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल, जिसपे एनीथिंग अपडेट होता है, कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, कभी कभी क्विजेस होती है, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, मैं अपने आप शेयर कर देता हूं। या तो इस कोड को स्कैन कर लो, या फिर ये लिंक है, यू कैन ज्वाइन मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स आर प्रेजेंट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। प्लस सारे सब्जेक्ट से, पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स, प्रीलिम से लेकर मेन से ऑप्शनल से इंटरव्यू तक, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन वन प्लेटफॉर्म। और क्या चाहिए भाई तुम्हें? और भी चाहिए तो तुम्हें मालूम होना चाहिए दैट इसकी प्राइस, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की प्राइसेस आर वेरी 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 रीजनेबल। एज कंपेयर टू जो सो कॉल्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट चार्ज करते हैं, उसका एक फ्रैक्शन है, 1/3 से भी कम है। मेक श्योर दैट यू टेक योर एडवांटेज। दोस्त ऑफ माई फ्रेंड्स जो 2021 में या 22 में अटेम्प्ट करें, बेटा टेक अ 12-month कोर्स या 24-month कोर्स। जिनके पास 2 साल या 2 साल से ज्यादा है, बेटा टेक अ 24-month और 36-month कोर्स। आइदर वेज यूज द कोड SIDLIVE, SIDLIVE। तुम्हें कोई भी कोर्स लोगे उसमें इमीडिएट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। प्लस यू विल बी अ पार्ट ऑफ टीम SIDLIVE, SIDLIVE is my code. Make sure that you use it. You are a wise gang of students, my friends. चाहे प्लस क्लासेस लेनी है, चाहे आइकॉनिक, चाहे ऑप्शनल, use the code SIDLIVE and take a decision now. So take a wise decision now for your career. आज जो हम सेक्शन 377 केस कर रहे हैं, इस केस को टेक्निकली बोला जाता है नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दैट वाज डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द ईयर 2018।
इस केस को समझने के लिए थोड़ी सी हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए। हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ सेक्शन 377 आईपीसी। सो अगर मैं कुछ ही लाइनों में नवतेज सिंह जोहर केस को समझाऊं तो सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पेनल कोड विच वाज इम्पोजिंग क्रिमिनल लायबिलिटी ऑन एनीवन हु वॉलंटरीली हैज कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर, ये वर्ड्स एग्जैक्टली लिखे हुए सेक्शन 377 आईपीसी में। यानी कि ये कहीं ना कहीं क्रिमिनलाइज कर रहा है होमोसेक्सुअल एक्ट्स को। नाउ दिस वाज द प्रेमिस कि कैसे कैसे अ वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन टू कंसेंटिंग एडल्ट्स, उसको क्रिमिनलाइज करने वाला जो लॉ है, हाउ कैन इट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ आर्टिकल 21 विच एंश्योर्स व्हाट इज कॉल्ड एज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी। तो ये कहीं ना कहीं whenever you're talking of equality, कहीं ना कहीं when you're speaking about fraternity, which the bench in this court also spoke about, then these are integral parts of living with choice and dignity, equality, fraternity, and that automatically inherently becomes a part of your citizenship. So it is a far bigger thing. It's a far bigger thing than merely a sexual act. It is actually your recognition of choice as whatever your sexual orientation be, was the premise of द नवतेज सिंह जोहर केस। लेकिन इसकी हिस्ट्री है, तो वी हैव टू टॉक अबाउट हिस्ट्री। तो हमें पता चलना चाहिए सेक्शन 377 आईपीसी इमर्ज कहां से किया। सो सेक्शन 377 आईपीसी बहुत पुराना है, आईपीसी 1860 का पार्ट है। तो वे बैक ब्रिटिश लॉ में बनाया था, विच वॉज मॉडल्ड ऑन व्हाट इज कॉल्ड एज द बगरी एक्ट ऑफ 1533, जो कि ब्रिटिश सोडोमी लॉ पर मॉडल था। So it was a way back. It's a colonial era kind of a law, and that is how it started. 2009 में Delhi High Court में, and one of the challenges to the Section 377 IPC, Delhi High Court ने declare किया Section 377 as unconstitutional with respect to sex between consenting adults. तो दो consenting adults के बीच में voluntary sexual intercourse को you cannot criminalize under Section 377 in so far as it criminalizes, Section 377 criminalizes such an act. It was held as unconstitutional by the Delhi High Court. In an appeal to the Delhi High Court judgment, the Supreme Court ने 2013 में इस verdict को set aside किया, and the ball started now rolling कि कहीं ना कहीं when the Supreme Court decides this matter, then now you will have to look at what is the social pressure. Is there a political unison on the decision of the Supreme Court or not? और उसी वजह से this judgment, this verdict of the Supreme Court was challenged, which is the present case called as the Navtej Singh Johar case. And the Supreme Court, when this matter was referred to a 5-judge bench, saying that there are several constitutional dimensions of importance. मैंने तुम्हें बता दिया है सेक्शन 377 आईपीसी केवल, आप इसको केवल सेक्सुअल एक्ट के तहत पर इतना नैरो डाउन वर्जन पर आप नहीं कर सकते। You will have to look at it in terms of equality. You have to look at it in terms of life that is written in Article 21, which is talking of living with choice and dignity. So बहुत सारे इसमें discussions हो रहे थे. There were many sides of the story which were saying that this is an aberration, this is not biologically acceptable, a number of things. But then the Supreme Court has to decide matters on the constitutional touchstone. And that constitutional touchstone per, we will have to say that does the Constitution allow two consenting adults to have voluntary sexual acts as a part of living with choice and dignity, or wahi hua. So there was much political background functioning happening. Both sari political parties were also in unison with this part. People's group, activists, NGOs, several of them were important because they said, like for example, biggest democracy, biggest inequality, Article 377. So everything has to be tested on what is called as Article 21. तो आपको Article 21 पे तो चेक करना ही पड़ेगा कि लाइफ इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी पर ये फंक्शन करता है या नहीं, और यू वांट टू नैरो इट डाउन टू बायोलॉजिकल वेरिएशन, बायोलॉजिकल एबरेशंस एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बहुत सारी बातें इसमें, बहुत सारे मैटर्स उठे, एंड देन द फाइनली द इशू सेटल डाउन
into a proper legal battle. So अब इसको लीगल बैटल में कहते हैं. तो हम लोगों ने ऐसे किया द नाज फाउंडेशन केस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, जो मैंने बता दिया 2009 में. फिर उसके बाद ओवरटर्न इन सुरेश कुमार कौशल एंड अनदर वर्सेस नाज फाउंडेशन, जो कि अपील था बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन 2013, एंड द मैटर केम टू नवतेज सिंह जोहर केस. So what is Navtej Singh Johar case में issue here? Now there are multiple ways यहाँ पर you have to understand. कुछ judgments of the Supreme Court came very close, or rather close on heels to this judgment. One was the case Puttaswamy, Justice case Puttaswamy case, which we will do or address later, जिसमें right to privacy was considered as a fundamental right. Now things were coming very close, right? नालसा की जजमेंट हो चुकी थी. नालसा जजमेंट had already been decided on the matter of that it is that the transgenders would be understood as the third gender recognition है. तो do you realize कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट is opening up to making sure that जहां पर भी LGBT के राइट्स आ रहे हैं, जहां पर भी you're talking of right to privacy, जहां भी sexual orientation है, this all needs to be addressed. And this all needs to be addressed under the umbrella of Article 21. So जब यहां पे बात बोले गया that autonomy, sexual orientation is an essential attribute of one's privacy. Lesbian, gay, bisexual and transgender, which is the LGBT community, comprises 7 to 8% of the population, and they need to be recognized irrespective of their minority, and they need legal protection. Section 377 violates Article 14 as it is vague regarding the term carnal intercourse against order of nature, and no intelligible differential or reasonable classification exists as long as sex is consensual. तो आर्टिकल 14 में तुम एक नया राइट लॉ बना सकते हो, एक पर्टिकुलर डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ लगा सकते हो इफ यू आर एबल टू डू व्हाट इज कॉल्ड एज रीजनेबल क्लासिफिकेशन, पॉपुलरली कॉल्ड एज वर्गीकरण. लेकिन वो वर्गीकरण और रीजनेबल क्लासिफिकेशन हैज टू बेस्ड ऑन व्हाट इज कॉल्ड एज इंटेलिजिबल डिफरेंशिया. तो मेरे स्टूडेंट्स जो लोगों ने मुझसे पढ़ा हुआ है, हमने इसको इतना डिटेल में किया हुआ है. आई एम श्योर यू विल बी एबल टू मेक व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. दिस इज ह्यूज लेवल्स ऑफ लीगल इंटरप्रिटेशन ओवर हियर. So intelligible differentia, cannot be utilized in this matter, despite the fact कि LGBT community is very, or rather in minority. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. You cannot have this word carnal intercourse against the order of nature as written in section 377 IPC. इसको यूज करके आप एक reasonable classification नहीं कर सकते. So on that ground, section 377 is violative of Article 14. It is also violative of Article 15. Which has a chilling effect on Article 19(1)(a), which is freedom of speech and expression. Chilling effect means you suppress it irrevocably so badly that you cannot hold it anything else but violative of Article 15. Obviously, it also violates Article 21, which is the entire crucial. So the court decided that Section 377 violated Article 14. There is no intelligible differentia. And the same contention is true as what is natural varies from time to time, especially in today's time when sex is not only equivalent to generation of offspring. With regards to violation of Article 15, the contention stands true as well because sex is a term at which sexual orientation and genders are defined. Article 15 has perpetually been assumed stereotypical of male and female and heterosexuals. So the point here is that when you're talking of Section 377, then it has a chilling effect on Article 15 and Article 19(1)(a). This is certainly not going to be allowed on this part. So Supreme Court ने अपनी judgment में, पुट्टस्वामी judgment में already had said that LGBT community को अगर तुम right to privacy नहीं दोगे, just because it is a minority, it does not hold water under the Constitution of India. So it is not going to be allowed, and that is why, because our Constitution guarantees the citizens of India certain inalienable rights. The point here is that these are fundamental rights, and this is very important that this cannot be statically interpreted. मैंने क्या बोला? This cannot be statically interpreted. जो पहले चला आ रहा था वो आज भी चलेगा, ये जरूरी नहीं है. This is a very important doctrine जिसको यूज किया गया था, which is the doctrine of progressive realization of rights. मतलब जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती जा रही है, जैसे जैसे ethos चेंज हो रहे हैं, the Honorable Supreme Court will also have to interpret Article 21 and the rest of the fundamental rights and the rest of the freedoms and the rest of principles of equality according to the change of this. और automatically ये बात है that this is
also gives birth to what is called as doctrine of non-retrogression. तो पॉइंट यहां पर है कि बढ़ता हुआ चलते जा रहा है, जैसे जैसे सोसाइटी की एस्पिरेशन चेंज हो रही है, वैसे वैसे द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विल हैव टू इंटरप्रेट द concepts of equality and the various other issues. It's not only with relationship to section 377. हमने बाद में देखेंगे ट्रिपल तलाक इशू, प्राइवेसी इश्यूज, एलजीबीटी राइट्स, ये कहां से आ रहे हैं? दीज आर ऑल कमिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ राइट्स. तो हम बार बार ये बात बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट, सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बट ये कॉन्स्टिट्यूशन को एक किताब थोड़ा है जिसको एक बार लिख दिया तो वो चेंज नहीं होगा. इट विल चेंज, द इंटरप्रिटेशन विल चेंज अकॉर्डिंग टू चेंजिंग टाइम्स, अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सोशल एस्पिरेशन. तो जो कुछ बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया था इस जजमेंट को कि आई तो अच्छा है लेकिन देर से आई ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So let us open up and let us welcome the Honorable Supreme Court's judgment, which has opened up that insofar as the part of section 377 which used to criminalize voluntary sexual acts will be recognized as a part of Article 21. थोड़ा सोचो माय फ्रेंड्स, देखो एक वर्ड है लाइफ, लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी, जिसको फ्रांसिस कोराले म्यूलिन एंड मनिका गांधी केस में डिसाइड किया गया था. सोचो इसको कि कितना एक्सपैंड किया जा सकता है एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो राइट अबाउट योर क्रिटिसिज्म, प्लीज राइट इन द कमेंट्स. डू यू रिकॉग्नाइज कि देयर आर अदर थिंग्स इन दिस कंट्री which needs to be interpreted under the word life? If yes, which ones? तो सोचो कि थिंक अबाउट इट, पुट योर ब्रेन इनटू इट, बिकॉज तुम्हें क्वेश्चन इसी रिलेशन में आएगा. तो तुम नोटिस कर सकते हो माय फ्रेंड्स, कुछ ही मिनटों में मैं तुम्हें उस लेवल पर सोचने पे मजबूर कर सकता हूं जहां पर एक्चुअली यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रहा है. तो यूपीएससी डज नॉट आस्क फैक्ट्स माय फ्रेंड्स, दे आस्क व्हाट इज कॉल्ड एज इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट. दिसंबर आ चुका है माय फ्रेंड्स, मौसम का आनंद ले लो, लेकिन ये भी सोच लो कि 6 महीना रह गया है. अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, बिकॉज ये गड़बड़ हो जाएगी अगर तुमने आज प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की. सो मेक श्योर दैट यू डोंट गो इनटू दैट स्टेज ऑफ रिग्रेट. अगर तुमने अभी तक कंस्ट्रक्टिव प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, प्लीज स्टार्ट इट राइट नाउ, अदरवाइज इट विल बी जस्ट टू लेट. अगर तुम अनअकैडमी पर ज्वाइन करना चाहते हो, मैं अपनी बात करूंगा तो आई विल बी टेकिंग ऑफ सेवरल कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स, चाहे वो करंट अफेयर्स होंगे, आई विल एड्रेस दैट, चाहे बुक की समरीज होंगी, मैं एड्रेस करूंगा. आई नो एंड आई हैव ट्रेन्ड इन द पास्ट एंड विल कंटिन्यू टू डू दैट माय एस्पिरेंट्स फॉर द टफेस्ट एग्जाम इन दिस वर्ल्ड. तो अगर तुम्हें अपनी प्रिपरेशन एब्सोल्युटली रॉक सॉलिड करनी है, so make sure that you use the code SIDLIVE and join me in your journey to Mussoorie. So use the code SIDLIVE, my friends, and I'll be very, very happy to teach you. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless and thank you.